नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। रात के 8 बज चुके हैं और देखिए हम आपके सामने हाजिर हैं। हम बात करेंगे चिराग पासवान की, इस साल हो रहे बिहार में विधानसभा चुनाव की, एनडीए गठबंधन की और महागठबंधन की। हमारे साथ महेश दास हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका, जेडीयू नेता हैं। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज झगड़ा नहीं होना है, आज चर्चा होनी है। देखिए, अगर हम बात करेंगे चिराग पासवान की पार्टी की, चिराग पासवान की पार्टी भी तैयार है, चुनाव लड़ेगी, एनडीए के साथ ही लड़ेगी, लेकिन स्वतंत्र पहचान के साथ चुनाव लड़ेगी। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, आपने कल वो सब देखा है। अरुण भारती थे, राजू तिवारी थे, तमाम वो नेता थे पार्टी के उनके। स्वतंत्र पहचान के साथ चुनाव लड़ेगी। स्वतंत्र पहचान के साथ तो चुनाव वो 2020 में भी लड़ी है। और हाल क्या हो गया था, जेडीयू का मेरे बगल में है महेश दास, 43 सीटों पर इनकी पार्टी सिमट गई थी। क्या फिर से सच में स्वतंत्र पहचान पर लड़ेंगी? क्योंकि चिराग पासवान और उनकी पार्टी ने कहा भी है कि उनका मन केंद्र में नहीं लग रहा है, बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। सही बात है सर? अभी सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वह राज्य परिषद की बैठक बुलाई थी, वो अपने कार्यकर्ताओं के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की। वह देखिए, अरुण भारती ठीक है, वह एमपी हैं, सांसद हैं, जमुई से जीते हैं, चिराग पासवान के बहनोई हैं। तो देखिए, बहनोई और सांसद की बात नहीं है, वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान जो है तो हनुमान है। हम शुरू से इस बात को बोलते हैं, जब हनुमान है तो राम जी को वो दुखी नहीं करेंगे, नंबर एक बात। तो अब परिस्थिति स्थिति बनी कि उनका केंद्र में मन नहीं लग रहा है, यहाँ पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, दो बात तो एक साथ नहीं हो सकता है। केंद्र में मंत्री भी रहेंगे, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर रहेंगे, और यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये तो उनको तय करना होगा कि क्या करना है, वहां की जिम्मेवारी संभालनी है। लेकिन एक बात हमको समझ में आ रहा है कि चिराग पासवान जितना नहीं बोल रहे हैं, उनकी पार्टी में कुछ ऐसे नेता बोल रहे हैं इस तरीके की बात, और उस बात को बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं सो दैट कि लग रहा है जैसे कि चिराग पासवान वहां अगर यदि नरेंद्र मोदी के कैबिनेट से अगर यदि छोड़ते हैं तो वो स्पेस उनको वहां मिलेगा और वो वहां पर जाके स्थापित हो जाएंगे। यह भी कहीं ना कहीं देखिए, राजनीति में इस तरह की बात होती है, चढ़ा बढ़ा करके आपका नट बोल्ट टाइट कर देगा लोग, अपने ही लोग, अपने लाभ के लिए कि जो है सो उनका मन नहीं लग रहा। अरे, चिराग पासवान कहाँ बोल, ठीक है, वो आज देखिए, चिराग पासवान उनके पिताश्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की वो पुत्र हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। और शुरू से वो बिहार के लिए कहें, बिहार की ही पार्टी है वो, लोक जनशक्ति पार्टी। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि वो आज जो कल जो बैठक हुई, कल में जो बात छन करके आए, स्वतंत्र पहचान के तो कई सारे मायने होते हैं। तो वो तो पहले क्लियर करना पड़ेगा, जो स्वतंत्र पहचान की बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि किस मायने में, किस अर्थ में वह बोल रहे हैं। और ये भी तो कर रहे हैं कि हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। वो तो अभी केंद्रीय मंत्री हैं। हम तो उसी बात से हम शुरुआत ही किए। केंद्र में देखिए, आप केंद्र में मंत्री हैं और फिर बिहार में आपको यह जब चुनाव लड़ना पड़ेगा तो दो में से आपको एक चीज चुनना पड़ेगा। तो ये तो इस तरीके से तो चलता नहीं है। ये तो पहली बार होगा, अद्भुत स्थिति बन इससे जाएगी। एनडीए बैकफुट पर भी जाएगी निश्चित रूप से। ऐसा क्या है कि भाई कि आप जो है सो, चिराग पासवान एक बड़े नेता हैं और रामविलास पासवान के पुत्र हैं, बार बार हम इस बात को कह ये रहे तो हैं। जब जाहिर है सर, 20 में क्या छल हुआ था जेडीयू के साथ, नीतीश कुमार भी कहते रहे ओपन प्लेटफॉर्म से। देखिए, अब जो है सो 2020 में जो जो घटनाएं हुई, जो राजनीतिक रूप की घटना जो हुई, उससे नीतीश कुमार को सेटबैक लगा, उनकी पार्टी को सेटबैक लगा, कहां पर थे और कहां से कहां तीसरे पायदान पर चले आए। तो यह फिर इस बार नहीं होगा, इस बात को आप कंफर्म मान के चलिए। और जो ऐसा करेगा उसको फिर आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा भविष्य में, राजनीति में। हाँ, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। महेश जी, स्वतंत्र पहचान के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार की अगर हम बात करें, एनडीए प्लस की बात करें, 43 सीटें थी आपकी पार्टी के पास। एक सुमित सिंह जो निर्दलीय थे वो आपके साथ चले आए थे, जहां तक मुझे याद है। 74 सीट थी बीजेपी के पास, 4 सीट मांझी जी, 4 सीट मुकेश सहनी जी। 125 सीटें थी कुल मिला के एनडीए प्लस के पास। इस बार आप लोग लक्ष्य लेके चले हैं, 125 से बढ़ा दिया आपने 100, 225 सीधा एनडीए का। बिहार में तो फिर चिराग पासवान की एंट्री हो रही है, तैयार है ना? देखिए आलोक जी, चिराग पासवान जी ने कल खुद ही कहा भी है कि मैं बिहार के लिए काम करना चाहता हूं, और फिर वो ये भी बोले हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं। तो आप समझिए कि वो, देखिए, कोई भी किसी भी पार्टी का अगर बैठक होता है तो उस पार्टी का पर्सनल इंटरेस्ट में अपना जो भी रिजर्वेशन पास करना होता है वो करता है। लेकिन जब साझा तौर पे एनडीए के तौर पे हम लोग जब बैठेंगे और बात करेंगे, तो चिराग पासवान जी तो खुद ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे बिहार में।
और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम मानते हैं कि पिछली बार जो 2020 का चुनाव हुआ है उसमें कुछ कंफ्यूजन रही है जिससे हमारी पार्टी को नुकसान हुआ है, लेकिन इस बार चिराग पासवान जी हो या फिर हमारे जो भी एनडीए के घटक दल हैं, सभी लोगों ने एक स्वर में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 में चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है और 225 जो हमारा लक्ष्य है उसको पार करना है। और आपने तो देखा होगा कि हम लोगों में अगर कंफ्यूजन होती तो हम लोग पूरे बिहार के 38 जिला में एनडीए का साझा कार्यकर्ता सम्मेलन किए, जिसमें सभी पार्टी पांचों घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष जाके कह रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग 2025 का चुनाव लड़ेंगे। और चाहे वो लोजपा आर का कार्यकर्ता हो या आरएलएम का कार्यकर्ता हो या फिर हम का कार्यकर्ता हो या भारतीय जनता पार्टी का हो या जेडीयू का, सभी ने एक स्वर में, सभी लोग एक स्वर में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और आप समझिए कि चुनाव अगर नीतीश कुमार जी के फेस पे लड़ा जाएगा तो 25 से 30 मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार जी होंगे। नीतीश कुमार के फेस पे चुनाव लड़ा तो गया था, 43 सीट आई थी 2020 में, और इस बार फिर आरजेडी का रही है कि लार्जेस्ट पार्टी हम ही हुए थे, इस बार भी लार्जेस्ट पार्टी हम होंगे। देखिए आरजेडी तो लार टपका ही रही है, उसको तो आरजेडी और इंडिया अलायंस का क्या हाल है, किस तरह से तेजस्वी यादव जाके दिल्ली दरबार में माथा टेकते हैं, उसके बाद फिर अपने पार्टी ऑफिस में वहां से लौटते हैं, आश्वासन मिलता है राहुल गांधी से कि आप वहां एक बैठक करिए, फिर वो अपने पार्टी ऑफिस में बैठक करते हैं। तो वहां कृष्णा अलवारू जो है कांग्रेस के, अलवारू जी जो है कांग्रेस के प्रभारी, वो तेजस्वी यादव जी बगल में बैठ के उनका मुंह सूख रहा था कि जल्दी से घोषणा कर दे मुख्यमंत्री का चेहरा, तो उन्होंने तो नहीं किया। उसके बाद कमेटी का अध्यक्ष तो बना ही दिया। सुनिए ना, उसके बाद फिर सदाकत आश्रम में जब बैठक हुई तो तेजस्वी यादव जी लेट पहुंचे, उसके बाद दीघा रिसोर्ट में इन लोगों ने बैठक किया, तो अगली बार फिर अल्लावारू जी ने उनको आंख दिखा दिया। तो आप समझिए कि इन लोगों में कितना सिर फुटौल है। और तेजस्वी यादव जी को क्यों इंडिया अलायंस में मुख्यमंत्री का चेहरा माने भाई, जो 4 साल के उम्र से जो उम्र घोटाला, आईपीएल क्रिकेट घोटाला, जमीन घोटाला, रोजगार के नाम पर जमीन लिखवाने वाले लोग को क्यों मानेगा भाई? आप समझिए ना, आईपीएल खेलते रहे हैं, आईपीएल, तो वही तो कह रहे हैं कि उनका पूरे कैरियर में 37 गो रन बनाए हैं, और कहते हैं कि विराट कोहली, बाप रे बाप, इतना बड़का ही खिलाड़ी हो गए हैं कि विराट कोहली इनके नेतृत्व में खेले। अरे थोड़ा भी तो शर्म और हया होनी चाहिए तेजस्वी यादव जी। आपके पिताजी और आपके माताजी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और आप मैट्रिक भी नहीं पास कर पाए हैं। आप समझिए ये बिहार के लिए क्या करेंगे, इनका एकेडमिक बताता है। नहीं, आप अपने एकेडमिक जगह पर भी हम आते हैं, आप क्योंकि बहुजन समाज से आते हैं, जहां तक मुझे जानकारी है 5 काम बहुजनों के लिए नीतीश कुमार ने क्या किया, बताइए तो। नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले जब 2005 में उन्होंने सत्ता संभाला तो पंचायती राज व्यवस्था में उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया। वो तो कहते हैं कि राबड़ी देवी की सरकार में था, ये लोग हाई कोर्ट में ना कि इन लोगों तो ठंडा अवस्था में जाके डाल दिए थे। इन लोगों के समय में होना था तो इन लोगों ने तो ठंडा अवस्था में जाके डाल दिए थे। तो नीतीश कुमार जी आए तभी ना वो सरकार के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया और वो वहां से पास हुआ और फिर बिल लेके आए और पास किए। तो आप समझिए कि दलित हो, आपका अति पिछड़ा हो, सभी को आरक्षण का व्यवस्था किया। उसके बाद आप सुन लीजिए, पहले 2006 में फिर 7 में फिर बिहार महादलित विकास मिशन का उन्होंने निर्माण किया। आप समझिए उसके बाद विकास मित्र का इतने बड़े पैमाने पे उन्होंने बहाली कराई। टोला सेवक का उन्होंने इतने बड़े तौर पे बहाली कराई। अभी अम्बेडकर छात्रावास में राहुल गांधी को जाने नहीं दिया, क्यों नहीं जाने दिया? अंदर किचन में खाना नहीं बना था इसलिए, क्यों नहीं जाने? ये बताइए, राहुल गांधी जी दरभंगा में टाउन हॉल जो है उसका परमिशन लिए और कह रहे हैं आपकी अम्बेडकर छात्रावास में उनको घुसने नहीं दिया गया। आप समझिए कि वो कितने राजनीतिक रूप से अपरिपक्व लोग हैं। अम्बेडकर छात्रावास में आप जाते हैं, सभी जाते हैं, जाके मिल नहीं सकते हैं। वही तो हम कह रहे हैं, आप सुनते नहीं है ना। आप भी सुनिए ना आलोक जी, जाने से किसी को गुरेज नहीं है। आप जाइए, आप देखिए, अगर वहां कोई कमी है तो आप हमें बताइए, हम उसको सही करेंगे। लेकिन ये चाहते थे कि वहां पॉलिटिकल ड्रामा करें। तो भाई ये बिहार है और दलित समुदाय के लोग आपके पॉलिटिकल भाषण सुनने के लिए नहीं है। आपकी सरकार इतने लंबे समय से
देश में भी रही है और बिहार में भी रही है। आपने बिहार में दलितों के लिए और देश में दलितों के लिए क्या किया है भाई? अभी तो आप लंबा लंबा भाषण बिहार में देने पहुंच जाते हैं, लेकिन जब आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया राहुल जी? एक मिनट। जिस तरह से हम चिराग पासवान पे आते हैं, पिछली बार जब चिराग पासवान लड़े थे और ये भी मान रहे हैं कि कंफ्यूजन हुआ था, जो भी हो, वो तो नरेंद्र मोदी के हनुमान है भी, आप मानते हैं, नरेंद्र मोदी के साथ थे, हैं भी, अभी भी, आगे भी हैं, तो इससे आरजेडी को बड़ा फायदा हुआ था। इस बार भी अगर ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, ठीक है, नुकसान बाद में जिसको जो हो, चिराग पासवान की पार्टी कैसे टूटी, जेडीयू कितनी खुश थी, कितनी उदास थी, सबको मालूम है, लेकिन फायदा तो आरजेडी को हो गया था। देखिए इस बार भी जो कंफ्यूजन दिखाई पड़ रहा है, जी, देखिए हो सकता है कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, जेडीयू के पैनलिस्ट हैं और ये एनडीए फोल्ड में है, ये हमारी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन जितनी बात दिखाई पड़ रही है ब्लैक एंड व्हाइट, ये अब जैसे अरुण भारती जो बोल रहे हैं, अरुण भारती का बोलना, और देखिए अब ये इन्होंने कहा कि देखिए एनडीए के तमाम प्रदेश अध्यक्ष एक साथ संयुक्त रूप से सभी जिलों में बैठक किए, ये सच्चाई भी है, हुआ भी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। इस तैयारी में एनडीए लेकिन देखिए कि राजू तिवारी हैं लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष, वह कुछ नहीं बोलते, बोलते कौन है? जमुई के सांसद अरुण भारती बोलते हैं, जो चिराग पासवान के बहनोई भी है, परिवार है। तो ये देखिए सबसे हर घर में जो बात होती होगी वही पेट में होती है। देखिए हम वही कह रहे हैं, तो ये परेशानी किसको होगी? यह परेशानी इस तरह से कंफ्यूजन अगर पैदा होगा तो आम आवाम, देखिए वोटर्स में, जनता के बीच में भ्रम की स्थिति होगी, तब यहाँ वोट में भ्रम क्या होगी? पिछली बार भी चिराग पासवान कहते थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ठीक है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने फिर भी, लेकिन एक जो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई, इन्होंने कहा, माना, फिर से वो स्थिति पैदा हो, वही कहा, और उसका लाभ आरजेडी को मिलेगा। ये देखिए जनता को मिलेगा, आप तैयार रहिएगा। जनता के बीच में इस तरीके का जो मैसेज जाता है, तो यही मैसेज से बचना है। ये अभी जो हम लोग जो कह रहे हैं कि पांचों घटक दल जो भारत एनडीए में हैं, इन लोगों का संयुक्त मीटिंग करने का क्या मतलब है? यही ना था कि हम लोग पूरी एकजुटता के साथ, पूरी मजबूती के साथ हैं, किसमें कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई किसी में भ्रम की स्थिति ना हो, लेकिन यह बीच बीच में जो शगुफा आ जाता है, यह हो जा रहा है, तो यह कहीं ना कहीं आपका मन भी नहीं लग रहा है केंद्र में, आप वहां पर मंत्री भी हैं और आपके बहनोई आकर के राज्य परिषद की बैठक कर दे रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक कर दे रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं कि चिराग पासवान जो है स्वतंत्र रूप से, अच्छा ये सब आप क्यों बोल रहे हैं? ये जानबूझ के बोल रहे हैं। यही हम करें, यही जानबूझ के। देखिए राजनीति इसी तरह से होता है ना, और राजनीति का कोई सिंह थोड़े निकला हुआ होता है कि वो इसी तरह से राजनीति बोल करके अपने ही अलायंस पार्टनर, अपने ही घटक दल को असहज करके इस तरीके से खेल होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। ये खेल फिर हो सकता है, देखिए, और इसका लाभ मिलेगा भी। राजनीति में कौन भाई, अच्छा किसको मुख्यमंत्री बनना खराब लगता है? खराब लगता है, किसको खराब नहीं लगेगा? बीजेपी को अपना बनाना खराब लगता है, इसीलिए कह रहे हैं। तो यह सब इस बार भी कहीं विपक्ष को फायदा ना हो जाए, आप इस बात के तैयार हैं? देखिए, आप रवि जी ने कह रहे थे कि चिराग पासवान जी या उनकी पार्टी के जो बैठक हुई, तो कहीं ना कहीं वो तो बिहार सेंटर्ड ही पार्टी है, और यहाँ से उनका 5 सांसद भी है, वो तो प्रत्यक्ष रूप से बिहार में काम कर ही रहे हैं, उनको अलग से कोई पहचान की जरूरत नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष रूप से बिहार में काम कर रहे हैं, और अभी देश में मंत्री भी हैं सेंट्रल में, तो अब इनको अलग पहचान की कोई जरूरत नहीं है, इनका तो बिहार से ही, बिहार में ही जन्म हुआ है, बिहार के ही रहने वाले हैं, तो हमको नहीं लगता है कि इनको बिहार नहीं पहचानता है, और युवा नेता हैं और हमारे घटक दल के सम्मानित आपके साथ फिर छल हो सकता है, इस बात को मानते हैं? देखिए, हम लोगों के साथ कोई छल नहीं होने वाला है, विपक्ष इस सब चीज से परेशान है, हम लोग बिल्कुल एकजुट हैं, और कल भी लाभ होगा। नहीं, कल भी देखिए, आपको बताते हैं, कल भी चिराग पासवान जी ने कहा, उसके बाद फिर वो खुद बोले कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी के हम लोग नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे बिहार में, इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। थक गए हैं, अचेत हो गए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि थक गए हैं, जनता भी तो देख रही है ना। बिहार में आपको बताते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा किया, और उसी समय तेजस्वी यादव भी जनता दर्शन शुरू किए थे, कितना पार्ट में वो पूरा किए थे, और नीतीश जी एक बार में शुरू किए और पूरे बिहार में खत्म किए। आप तेजस्वी यादव अपने आप को युवा कहते हैं, और इनको कहते हैं कि अचेत अवस्था में, तो नीतीश कुमार जी तो डेली 24 घंटा बिहार की जनता के लिए काम कर रही है, ये जनता भी समझती है,
इन लोगों को तो काम है सिर्फ बिहार में किसी तरह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बाकी कांग्रेस के लोग तो इस तरह से इनको छुरछुरी पड़ाका छोड़ रहे हैं कि लोग खुदे परेशान हैं। और बिहार की जनता समझती है कि ये फिर से जंगल राज, भ्रष्टाचार और सत्ता संरक्षित अपराध वाले लोग के हाथ में बिहार नहीं देना चाहती है। आलोक जी, ये बिहार की जनता समझती है मुस्लिमों का नरसंहार, दलितों का नरसंहार किसके समय में हुआ है? आरजेडी के शासन काल में। लालू यादव जी जमीन लिखवा लेते हैं रोजगार के नाम पे, नौकरी के नाम पे। अरे भाई, आप बिहार की जनता को आप मूर्ख मत बनाइए कि आप आइएगा तो रोजगार दीजिएगा। बिहार के जनता को नीतीश कुमार जी ने जो लक्ष्य रखा था 12 लाख सरकारी नौकरी, तो उसमें 9 लाख उन्होंने पूरा कर लिया और वो लक्ष्य हम लोग पूरा करेंगे। और आने वाला समय जो होगा वो बिहार में एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का दौर आने वाला है। इसलिए बिहार की जनता समझती है कि भ्रष्टाचारी और जो अलकतरा घोटाले वाले लोग हैं, चारा चोर लोग हैं, उनके हाथ में नहीं जाने देंगे सत्ता। नीतीश कुमार कहते थे बिहार में विश्वास जताएंगे। तो कोई समुद्र है नहीं, लैंडलॉक्ड है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री कैसे आएगी? ठीक है, चलिए अब इंडस्ट्री आएगी, आने की बात क्या सर? अरे राहुल जी, इसी देखिए, आप समझिए इस चीज को, बिहार को इन लोगों ने जिस गड्ढे में डाल दिया था उस गड्ढे से निकालकर नीतीश कुमार जी ने उस लेवल को प्राप्त किया। अब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया है, कंपनी आपके पास क्यों आएगी? नहीं, आप समझिए कि यहाँ जब लूटपाट उस कंपनी का हो जाएगा तो वो आपके यहाँ इन्वेस्ट करेगा क्या? लेकिन अब नीतीश कुमार जी ने बिहार में सुशासन मॉडल स्थापित किया है, इसलिए अब बिहार में रोजगार का दौर आने वाला है, इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का समय आने वाला है। आलोक जी, महेश दास जी जो कह रहे हैं, चलिए वो अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं, अपनी सरकार की बात रख रहे हैं। अगर आरजेडी के नेता भी यहाँ होते, हमने तो उन्हें बुलाया था, वो आए भी नहीं। ठीक है, उनकी मर्जी, तो उनका पक्ष नहीं रखा गया, मैं क्या करता हूँ। जहाँ तक बात चिराग पासवान की और विपक्ष है, उस पर खुलकर बातें हुई हैं, वो हमने अब तक रखी हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवि पदभाई जी थे, बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ पेज लाइक करें। धन्यवाद।